नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा। दीपक साइंस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने क्वांटम संख्या के बारे में बात की कि क्वांटम संख्या क्या होती है, क्वांटम संख्या की हमें क्यों जरूरत पड़ी। तो उस वीडियो लेक्चर में मैंने क्वांटम संख्या के बारे में आपको डिटेल से जानकारी दी थी और मैंने ये भी बात की थी एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको ये बताऊंगा कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, कैसे भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां पर रहते हैं। तो आप क्या बताओगे कि परमाणु के अंदर क्या बीच वाला भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। नाभिक में तो क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं? गति करते हैं। ठीक है। फिर मैंने ये भी कहा था कि वर्ताकार कक्षा, जिन्हें अपन कोश भी कहते थे, और अगर मैं और गहराई से बात करूं तो कोश के अंदर क्या होते हैं दोस्तों? उपकोश, और उपकोश के अंदर क्या होते हैं? कक्षक होते हैं। तो मैंने लास्ट फाइनली आपको ये बताया था कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? कक्षकों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कक्षक, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। दोस्तों, आज अपना टॉपिक है कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम, कि कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन किस नियमों के आधार पर भरे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आज अपन बात करते हैं कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने पास में रूल आता है, एक नियम था, उस नियम का नाम है आक-बाऊ का नियम। क्या है? आक-बाऊ का नियम। अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं, आक-बाऊ जो शब्द है ना, वो एक जर्मन शब्द है। कैसा शब्द है? जर्मन शब्द, जिसका अर्थ क्या होता है? निर्माण करना। क्या होता है दोस्तों? निर्माण करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है अपने इलेक्ट्रॉन भरने की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, तो मैं सबसे पहले बात करता हूं कि ऑफ-बाऊ नियम क्या कहता है। ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑफ-बाऊ नियम क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा के कक्षकों में भरे जाते हैं। क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा के कक्षकों में भरे जाते हैं, उसके बाद में उच्च ऊर्जा के कक्षकों में भरे जाते हैं। मतलब ये नियम हमें, जो ये आक-बाऊ का नियम है, वह ऊर्जा के कक्षकों की ऊर्जा के आधार पर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? भरता है या भरवाता है हमसे। ठीक है ना। ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा के कक्षकों में भरे जाते हैं और उसके बाद उच्च ऊर्जा के कक्षकों में भरे जाते हैं। पहले निम्न ऊर्जा के कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और उसके बाद में उच्च ऊर्जा के कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। मतलब आक-बाऊ नियम हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन किस क्रम में भरे जाते हैं? ऊर्जा के बढ़ते क्रम में। पहले उपकोष, जिसकी ऊर्जा, जिस उपकोष की या जिस कक्षक की ऊर्जा कम है, पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएंगे, फिर उससे अधिक कक्षक वाली ऊर्जा में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर उससे अधिक में जाएंगे, फिर उससे अधिक में जाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में जाएंगे या उस उपकोष में जाएंगे जिसकी ऊर्जा क्या होती है? सबसे कम होती है। उसके बाद में उससे अधिक ऊर्जा वाले में, फिर उससे अधिक ऊर्जा वाले में, फिर उससे अधिक ऊर्जा वाले में। ठीक है ना। ये आक-बाऊ का नियम हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। तो आक-बाऊ ने समझाने के लिए एक पैटर्न दिया, और वो पैटर्न मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैंने आपको ये बात बताई थी कि आवर्त सारणी में आवर्त कितने होते हैं? 7। इसलिए मैंने लिखा है 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। इसलिए मैंने 7 तक लिख लिया। उसके बाद में 2 नंबर है तो 2p बढ़ाते जाओ, 2p, क्योंकि आपको मैंने बताया था जो दूसरा नंबर कोष है, मैंने आपको ये बात बता दी थी ऑलरेडी पहले ही। क्या बताई थी कि अगर अपने पास में कौन सा कोष है? के कोष, तो इसके अंदर केवल एक उपकोष आता है S। उसके बाद में के के बाद में कौन सा आता है? L। L में S भी आ जाता है, P भी आ जाता है, फिर K, L, M। M की बात करूं तो S उपकोष भी आता है, P भी आता है, क्या आता है? D भी आता है। फिर मैं N की बात करूं तो S भी, P भी और D भी और F भी, इस प्रकार से बढ़ता है। ठीक है ना। तो देखो, ये वही पैटर्न अपने यहाँ पर भी लागू होगा। पहला सिंगल 1s है, फिर 2s, 2p, फिर 3s, 3p, 3d, फिर 4s, 4p, 4d, 4f, 4f। ठीक है। तो 4f मैं आपको बता दूं, f ब्लॉक
आवर्त सारणी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उस टाइम में मैं पढ़ाऊंगा आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक एस ब्लॉक आता है, एक पी ब्लॉक आता है, एक डी ब्लॉक आता है, चौथा कौन सा आता है, एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक में दोस्तों 2 ही श्रेणी होती है, एक 4F और एक 5F, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 5F तक ही आएगा। ठीक है, उसके बाद में 2 श्रेणी है, खत्म हो जाने के बाद में डी। दोस्तों डी ब्लॉक की 4 श्रेणी है, 4 सीरीज है, 3D, 4D, 5D और 6D, इसलिए 4 ही रहते हैं यहाँ पर। फिर देखो यहाँ तक ये दोनों बराबर रह जाते हैं, फिर वापस कम करते जाओ, 6D मतलब ये D था, अब ये P तक आ गया। तो ये अपना एक पैटर्न है जिसको अपन लिख लेंगे, ठीक है ना। अब मैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, कौन से नियम के अनुसार दोस्तों, आठ-बहु के नियम के अनुसार। तो आठ-बहु क्या कहता है, पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, निम्न ऊर्जा के कक्षकों में, उसके बाद में किस में जाते हैं, उच्च ऊर्जा के कक्षकों में भरे जाते हैं। तो आठ-बहु ने एक पैटर्न बताया कि पहले तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है निम्न ऊर्जा के कक्षक में, फिर उसके बाद में उससे उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में, फिर उससे उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में आ रहा है, फिर उससे उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में आ रहा है, फिर उससे उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में आ रहा है, ठीक है ना। फिर उससे तो देखो ये एक पैटर्न है जिसकी सहायता से अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। देखो अगर आपसे बात की जाए, जैसे आपको ये दे दे 1s 2s, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में आएगा, 1s में। क्यों, क्योंकि इसकी ऊर्जा कम है और इसकी ऊर्जा ज्यादा है, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, उसके बाद में इसमें जाएगा, और उसके बाद में इसमें जाएगा। अब इन दोनों में पहले इसमें जाएगा, उसके बाद में इसमें, ठीक है। फिर वापस घूम करके यहीं आ जाओ, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर घूम करके आ जाओ, फिर इसमें, 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 ठीक है। फिर ऐसे घूम करके आ जाओ इसमें, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर ऐसे घूम करके वापस आ जाओ इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, फिर इसमें, और लास्ट में अपने पास ये इसमें आएगा 7p में, ठीक है ना दोस्तों। अभी तक जो तत्व है अपने पास खोजे गए हैं उनमें इसी पैटर्न से अपन इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और भरते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये पैटर्न हमें ये बताता है, ये ट्रिक था, एक तरीके से ट्रिक है, एक बहुत सिंपल पैटर्न जिसकी सहायता से अपन ऑफ-बाउ के नियम को समझ सकते हैं कि इसकी ऊर्जा, इस कक्षक की ऊर्जा कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले इसमें आएगा, उसके बाद इसमें, फिर इन दोनों में बात करें तो पहले इसमें आएगा और बाद में इसमें आएगा। अब आप कहोगे सर ये दोनों एक ही लाइन में है, तो देखो दोस्तों, पहले जो ऊर्जा इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों में ऊर्जा किसकी कम है, इसकी कम है, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें आया, बाद में इसमें आया है, ठीक है दोस्तों। ये कौन सा नियम था, ऑफ-बाउ का नियम। अब आप कहोगे सर ये पैटर्न कैसे बना दिया आपने, हमें कैसा पता लगेगा वास्तव में इसकी ऊर्जा कम है या इसकी ऊर्जा कम है या इसकी ऊर्जा कम है। तो देखो दोस्तों, ऑफ-बाउ का नियम हमें क्या बताता है, ऊर्जा के बारे में, कि पहले इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों में भरे जाते हैं, उसके बाद में उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में भरे जाते हैं। तो ये बताने के लिए कि कौन से कक्षक की ऊर्जा ज्यादा है, कौन से कक्षक की ऊर्जा कम है, तो इसके लिए अपने पास एक और नियम आता है, और जिस नियम को अपन किसके नाम से जानते हैं, N+L के नियम से। किस नियम से जानते हैं, N+L के नियम से। और N+L के नियम से मैं आपकी ये चीज क्लियर कर दूंगा कि सर आपने जो ये पैटर्न बताया है ना वो बिल्कुल क्या है, राइट है, ठीक है। अब मैं कैसे बताऊंगा आपको, तो देखो दूसरा रूल है अपना N+L का नियम। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, आपने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने क्वांटम संख्या पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी, क्वांटम संख्या। और क्वांटम संख्या में मैंने बताया था n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, जो हमें कोष या कक्षा के बारे में बताती है। ये मैंने क्लियर किया था, k कोष है तो 1, ठीक है। मैंने कहा था या तो ये K L M N से प्रदर्शित करते हैं या 1 2 3 4 5 से। L का मैंने बताया था, इसे द्विघांसी क्वांटम संख्या भी कहते हैं, गौण क्वांटम संख्या भी कहते हैं, द्वितीय क्वांटम संख्या भी कहते हैं। यह हमें उपकोष के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है, उपकोष के बारे में। तो इन दोनों की सहायता से हम ये बता सकते हैं किस कक्षक की ऊर्जा कम है और किस कक्षक की ऊर्जा ज्यादा है, ठीक है दोस्तों। कैसे बताएंगे कि कौन से उपकोष की ऊर्जा ज्यादा होगी, कौन से उपकोष की ऊर्जा कम होगी। तो देखो दोस्तों क्या है, N+L की बात करूं, N+L का मान अधिक है, अगर अधिक है तो उस उपकोष की ऊर्जा, या मैं कक्षक की बात करूं, उस कोष की या उस उपकोष की ऊर्जा, उस उपकोष की ऊर्जा भी अधिक होगी। क्या होगी दोस्तों, अधिक होगी,
अधिक होगी। मतलब सिंपल सी बात है, अगर n प्लस एल का मान अगर अधिक है, किसका मान, n प्लस एल का मान अधिक है, तो उसकी ऊर्जा भी क्या होगी, अधिक होगी। और n प्लस एल का मान अगर कम है तो ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी। तो ऊर्जा भी कम होगी, ऊर्जा भी कम होगी। अब कैसे कम होगी, देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है। n प्लस एल का नियम हमें क्या बताता है, ये बताता है कि n प्लस एल का मान अगर अधिक है तो ऊर्जा भी क्या होगी, अधिक होगी। और n प्लस एल का मान अगर कम है तो ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी। बिल्कुल सिंपल सा बात है, अगर n प्लस एल का मान ज्यादा तो ऊर्जा भी ज्यादा, और n प्लस एल का मान कम तो ऊर्जा भी कम। अब देखो एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल मेरे पास है, एग्जाम्पल मैं लेता हूं। पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपके सामने। मैंने एग्जाम्पल आपके पास ये लिया, आपको पता है, आपको अच्छे से पता है, क्या पता है कि 2s और 2p की अगर मैं बात करूं तो 2s की ऊर्जा क्या है, कम है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन 2s में आए और बाद में किस में गए, 2p में। तो देखो दोस्तों, अपने पास एक तो है 2s और एक अपने पास है 2p। तो इन दोनों की ऊर्जा किसकी कम होगी, किसकी ज्यादा होगी। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पर वैल्यू n की। देखो दोस्तों, n की वैल्यू कौन सी है, अगर मैं आपसे बात करूं इनमें से n की वैल्यू, जो आगे जो संख्या लिखी हुई है ना, n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, जो हमें किसकी जानकारी देती है, कोष या कक्षा की संख्या की, कि कौन सी कक्षा है। समझ रहे हो ना, KLM है या 1 2 3 4। तो देखो इसके सामने 2 है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 2, और यहाँ पर भी n की वैल्यू कितनी है, 2। लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू की बात करें तो मैंने आपको कहा था, अच्छे से मैंने बताया था कि यदि मैं L की बात करूं, यदि मैं S कक्षक है, अगर S कक्षक है तो L की वैल्यू कितनी होगी, 0। और अगर P कक्षक है तो L की वैल्यू कितनी होगी, 1। और अगर D कक्षक है तो L की वैल्यू कितनी होगी, 2। और F कक्षक है तो L की वैल्यू कितनी होगी, 3। ये बात मैंने क्लियर की थी आपको। तो देखो S है तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। P है तो L की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 1। क्लियर। तो एक बात हो, N प्लस L यहाँ पर कितना है, 2 और 0, तो 2 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना है, 2 और 1 3। तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर n प्लस एल की वैल्यू 2 है, यहाँ पर क्या है, 3। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो एक बात बताओ, किसकी कम है, n प्लस एल की वैल्यू किसकी कम है, 2s की, और ज्यादा किसकी है, 2p की। तो इसका मतलब 2s की एनर्जी कम है किससे, 2p से। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएंगे, 2s में, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन किस में आए, 2s में आए, उसके बाद में किस में आए, 2p में। क्लियर। तो यहां से अपन पता लगा सकते हैं, देखो एक बार दोबारा देखना, n की वैल्यू जो आगे जो संख्या लिखी हुई है, मुख्य क्वांटम संख्या, वो n की वैल्यू होती है। s है तो l की वैल्यू 0, p है तो 1, d है तो 2 और f है तो 3। इन दोनों को जोड़ देंगे, जिसकी n की वैल्यू, n प्लस l की वैल्यू कम, उसकी ऊर्जा भी कम, तो इलेक्ट्रॉन पहले उसी में जाएंगे। एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, दूसरा एग्जाम्पल क्या ले रहा हूं, अब आप कहोगे, देखो मैं एक एग्जाम्पल क्या ले रहा हूं, 3s और 2p। देखो आप कहो कि सर n प्लस l इन दोनों की वैल्यू कम है, दोनों की वैल्यू अगर बराबर आ जाए, n प्लस l की वैल्यू दोनों बराबर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर भी 3 आ जाए, यहाँ पर भी 3 आ जाए, तो हम कैसे बताएंगे किसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, किसकी ऊर्जा कम होगी। तो उस टाइम में यदि, देखो मैं बता रहा हूं, यदि n प्लस l की वैल्यू अगर सेम आ जाए, मतलब बराबर आ जाए, बराबर आए, तो जिसकी n का मान कम होगा, जिसकी n का मान कम होगा, उसकी ऊर्जा कम होगी, उसकी ऊर्जा कम होगी। मतलब अगर n प्लस l दोनों के लिए बराबर आ जाएं, तो हम उसकी बात करेंगे जिसके लिए n की वैल्यू क्या है, कम। जिसके लिए n की वैल्यू कम है, उसकी ऊर्जा भी क्या होगी, कम। कैसे होगी दोस्तों, एक बात तो ये नाभिक है, तो एक बात तो ये k कोस, ये l कोस, ये m कोस, तो n की वैल्यू इसकी कम है, तो इसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी दोस्तों, ठीक है ना।
तो देखो मैं क्लियर कर रहा हूं। यहां पर देखो इसके लिए बात करें तो यहां पर n की वैल्यू कितनी है दोस्तों 3, यहां पर n की वैल्यू कितनी है 2, l की वैल्यू की बात करें यहां पर l की वैल्यू कितनी है 0, s है तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 और p है तो l की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी दोस्तों 1 आ जाएगी। तो अगर मैं बात करूं n प्लस l दोनों की तो 3 और 0 कितने हो जाएंगे 3, अरे 0 का तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, और 2 और 1 कितना आ जाएगा अपने पास 3। देखो वही कंडीशन आ गई, यहाँ पर भी n प्लस l की वैल्यू 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो ऐसी कंडीशन पे अपन क्या देखेंगे, ये n देखेंगे, ये n जिसका n कम है, जिसका n कम है उसकी ऊर्जा भी क्या होगी कम होगी। तो ऊर्जा कम किसकी है यहाँ पर 2p की, किसकी कम है 2p की। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 2p में, इसलिए देखो पहले इलेक्ट्रॉन 2p में जा रहा है, बाद में इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है 3s में जा रहा है, ठीक है ना। जिसकी तरफ ये मुंह ऐसा खुला रहता है ना, ऐसे खुला रहता है, इसका मतलब वो क्या है बड़ा, क्या है बड़ा। तो ये बड़ा है तो ये क्या है छोटा, इसका मतलब इसकी ऊर्जा कम है, छोटी है, कम है किससे 3s से। तो इसकी ऊर्जा कम है तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 2p में और बाद में किस में जाएगा 3s में, ठीक है दोस्तों। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट नियम आता है आपबाउ का नियम, और आपबाउ के नियम के अंदर ऊर्जा को एक्सप्लेनेशन करने के लिए अपना एक नियम की सहायता ली, जिसे अपन क्या कहते हैं n प्लस एल का नियम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये पैटर्न है वो n प्लस एल के नियम को क्या करता है फॉलो करता है, क्लियर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अपने पास में रूल आता है, क्या आता है रूल आता है, नया नियम आता है, ठीक है। वो नया नियम कौन सा है, 2 नियम और हैं, जिनमें एक नियम आता है अपने पास में पाउली का अपवर्जन नियम, और दूसरा नियम आता है अपने पास में हुंड की बहुलकता का नियम। कौन सा आता है हुंड की बहुलकता का नियम, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, अगर मैं बात करूं 3 नंबर, तो सबसे अपन बात करते हैं पाउली का अपवर्जन नियम, अपवर्जन नियम। देखो दोस्तों पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है, पाउली का अपवर्जन नियम अगर मैं बात करूं तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि किसी भी एक कक्षक में, किसी भी एक कक्षक में, इंपोर्टेंट बात है एक कक्षक की बात करता है, किसी भी एक कक्षक में अधिकतम 2 विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। देखो क्या कहता है, बहुत अच्छी बात बताता है। इसका इसी स्टेटमेंट को मैं दूसरी तरीके से भी बोलूंगा, एग्जाम में सबसे ज्यादा बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है, पाउली का अपवर्जन नियम। पहली बात, एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, और वो दोनों भी कैसे विपरीत चक्रण वाले, ये बात मैंने ऑलरेडी पहले बता दी थी। तो देखो अगर मेरे पास में, मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास में ये इलेक्ट्रॉन है, ये कक्षक है, क्या है ये कक्षक, क्या है कक्षक। मैंने कहा था एक कक्षक को मैं डब्बे से इंडिकेट करूंगा। तो देखो एक कक्षक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। तो मैं देखो किस तरीके से भर सकता हूं, या तो दोनों इलेक्ट्रॉनों को मैं ऐसे भर दूं। तो देखो एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन दोनों का चक्रण क्या है सेम है, बोलो डायरेक्शन एक है। जबकि ये कहता है अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन चक्रण कैसा होना चाहिए विपरीत, चक्रण कैसा होना चाहिए अपोजिट, विपरीत होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों का चक्रण क्या है सेम, समान चक्रण है भाई, समान चक्रण है तो प्रतिकर्षण ज्यादा करेंगे, ठीक है ना, इसलिए एक जगह स्टेबल नहीं रह सकते। अगर मैं इसको ऐसे भरूं तो देखो हालांकि अपोजिट भाई, ये अगर मैं क्लॉकवाइज मानता हूं तो एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज हैं, समझ रहे हैं ना मेरे को, दोनों ही क्या है एंटी क्लॉकवाइज चक्रण। यहाँ पर भी एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन उनका चक्रण विपरीत नहीं है, दोनों का एक समान है, इसलिए ये पैटर्न भी सही नहीं है, ये पैटर्न भी सही नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे भरूं, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे तो दूसरा ऐसे, तो ये पैटर्न एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन तो है,
लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण क्या है, विपरीत है। एक अगर क्लॉकवाइज है, अगर एक क्लॉकवाइज है गति कर रहा है, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज गति कर रहा है। ये बात क्लियर है? क्लियर। तो बहुत गजब की बात है कि एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, विपरीत चक्रण में आएंगे। क्लियर है बात। अब इसी स्टेटमेंट को, पाउली के इसी स्टेटमेंट को क्या बोल सकते हैं, पाउली के स्टेटमेंट को ये भी कह सकते हैं, दूसरी भाषा में मैं बोल सकता हूं कि किसी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, किसी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता है। देखो ये नियम भी यही बात बताता है जो ये बात कह रहा है पाउली का। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह नियम किसका है कि किसी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था 4 क्वांटम संख्या में 3 क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या n, दिग्वंशी क्वांटम संख्या l और चुंबकीय क्वांटम संख्या m, ये तीनों क्वांटम संख्या एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। तो इन तीनों का मान तो समान हो सकता है, लेकिन चौथी क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या का मान कभी भी इन तीनों के बराबर नहीं हो सकता। और वो कब, किसी भी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉनों के, वो क्या कह रहे हैं पाउली कि किसी भी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। मतलब ये बात कह रहा है यदि n, l और m इन तीनों का मान तो क्या हो सकता है, समान हो सकता है, लेकिन s का मान कभी भी समान नहीं हो सकता, क्योंकि इसके तो 2 मान है भाई। 2 मान, एक बात हो, इस s का मान समान कैसे होगा भाई, समान तब होगा ना जब अगर मैं दोनों इलेक्ट्रॉनों का ऐसे फिल करूंगा तो इस s का मान क्या आएगा, +12 और +12, ठीक है। या फिर मैं ऐसे भरूंगा तो -12, जबकि आपको पता है एक कक्षक में जो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे उन दोनों का चक्रण क्या होना चाहिए, अपोजिट। तो s का एक मान अगर -12 है तो दूसरा माइनस क्या होगा, प्लस का हाफ होगा। इसलिए n, l और m इन तीनों के मान समान हो सकते हैं किसी भी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, लेकिन s का मान कभी भी समान नहीं हो सकता। ये नियम कौन सा है, पाउली का अपवर्जन नियम। अब देखो दोस्तों, इसके बाद में लास्ट नियम आता है अपने पास में, और वो लास्ट नियम कौन सा है, वो लास्ट नियम अपने पास कौन सा है, वो लास्ट नियम है 4 नंबर, हुंड की अधिकतम बहुलकता या बहुलता का नियम। देखो अगर मैं इसकी बात करूं, हुंड नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम दिया था। पहली बात, यह नियम किस पर लागू होता है, यह नियम समभ्रंश या फिर मैं लिखूं समभ्रंश कक्षकों के लिए, समभ्रंश कक्षकों के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है दोस्तों, समभ्रंश कक्षकों के लिए। अब आप कहोगे सर ये समभ्रंश कक्षक क्या है, ये समभ्रंश कक्षक क्या है, वे कक्षक जिनकी ऊर्जा क्या है, समान है, वे कक्षक जिनकी ऊर्जा क्या है, समान होती है, उन्हें समभ्रंश कक्षक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि पी उपकोष में दोस्तों कितने कक्षक होते हैं, 3। मैंने आपको बताया था 3 कक्षक होते हैं, px, py और pz। इन तीनों की ऊर्जा क्या है, समान है, इसलिए px, py और pz को क्या कहते हैं, समभ्रंश कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं, समभ्रंश कक्षक। दोस्तों मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं p कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 6। और मैंने आपको बताया था p उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, 3, एक px, एक py और एक pz। और p उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6।
तो दोस्तों हुंड का नियम हमें क्या कहता है, देखो ये नियम अपने ये कहता है कि देखो ये मेरे पास पी कोस है, क्या है पी कोस, इस टाइप से मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें एक पी एक्स है, दूसरा पी वाई है, तीसरा क्या है पी जेड है। ठीक है दोस्तों, पी एक्स पी वाई और पी जेड। अब मेरे को एक बात, अब पी कोस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 6। अब 6 इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्या तरीका है, तो हुंड का नियम क्या कहता है कि हुंड का नियम ये कहता है कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक एक एक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता। क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन मतलब पेयर मतलब जोड़े, मतलब डायरेक्ट ऐसे नहीं भर सकते 1 2 3 4 5 6, ये पैटर्न क्या है गलत, ऐसे भरती है तो गलत है। मतलब हुंड का नियम क्या कह रहा है अपने को, जैसे मैं आपको ये कहूं कि मेरे पास इस पी कोस में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को देखो मैं कैसे भर सकता हूं, या तो मैं ऐसे भरूं 1 2 3 4, 1 2 3 3, 1 2 3 4, या फिर मैं ऐसे भरूं 1 2 3 4। मतलब मैं कैसे भरूं इन 4 इलेक्ट्रॉनों को, तो इसको भरने के लिए अपने को कौन आता है, हुंड का बहुलकता का नियम। और ये क्या कहता है, ये अपने को ये समझाता है कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन है, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तब तक नहीं होती जब तक सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता। जैसे मैं इस पी कोस की बात कर रहा हूं, इसमें 3 कक्षक हैं, मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं 4, तो पहले तो मैं कैसे भरूंगा 1 2 3, उसके बाद में ऐसे भरूंगा। ठीक है ना, क्यों, देखो पहले मैंने सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा, उसके बाद में मैंने क्या की पेयरिंग की है। ठीक है ना, तो ये क्या है राइट है। ठीक है ना, ऐसा अगर आपको नहीं समझ आया तो ऐसे भरो 1 देखो 1 2 3 4, तो इस कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं, उससे पहले अपन ने पेयरिंग कर दी, तो ये बात क्या है गलत है। ठीक है ना, दूसरी बात, अगर मैं इस तरीके से भरूं 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन भी, दोस्तों पैटर्न भरने का पैटर्न तो सही है, लेकिन देखो मैंने एक एक कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉनों का चक्रण क्या कर दिया, समान कर दिया। तो इस नियम के अंदर पाउली के अपवर्जन नियम भी क्या है, मिक्स है। वही बात है, जब एक बात बताओ, अपन जीवने के लिए जाते हैं, कहीं जीवने के लिए जाते हैं, अपन को बैठा दिया तो पहले क्या करते हैं, पहले पातल देते हैं सबको। ठीक है, उसके बाद में एक बंदा अपन को सभी को पूरी डालता है, फिर दूसरा बंदा अपने को मिठाई डालता है, तीसरा बंदा सब्जी डालता है। तो वही बात है। ठीक है, ऐसे थोड़ी है कि भाई हाँ 10 की लाइन लगी है, पहले एक बंदे को ही सब कुछ डाल दें उसके बाद भी आगे स्टार्ट करें, नहीं। तो यहाँ पर भी वही बात है, पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दो, उस सबको जब एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए उसके बाद में क्या करो पेयरिंग। और जब पेयरिंग करते समय इस नियम को ध्यान रखो कि एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन अधिकतम 2 आएंगे, वो भी कैसे विपोजिट अपोजिट, एक अगर क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, तो ये कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के क्या थे, नियम थे। इसके अलावा परमाणु के अंदर कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट बचे हैं, मैं उन पॉइंट के बारे में क्या करता हूं, डिस्कस करता हूं आपसे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहला अपने पास इंपोर्टेंट पॉइंट आता है, तो अपन कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट की बात कर रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो अगर अपने से क्वेश्चन पूछा जाए कि अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया, तो दोस्तों अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था, हाइजेनबर्ग ने। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, बाय द वे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनमें से कुछ पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है ना, उसके बाद में अगर मैं बात करूं दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपने पास, बहुत ही ज्यादा, कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, मतलब प्रकाश की कणीय प्रकृति भी होती है और प्रकाश की तरंग प्रकृति भी होती है। इसके बारे में डिटेल से अपन फिजिक्स में लाइट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अपन यहाँ पर बात करेंगे कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में किसने बताया, डी ब्रोगली ने। फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डी ब्रोगली ने यह बात बताई थी, लेकिन इसका प्रायोगिक सत्यापन था वो डेविसन
वह जर्मर दो वैज्ञानिक थे जिनमें एक का नाम था डेविसन और दूसरे का नाम क्या था, जर्मर। इन दोनों वैज्ञानिकों ने प्रैक्टिकली रूप से सिद्ध कर दिया था कि वास्तव में द्रव्य या प्रकाश की जो नेचर होती है वो ड्वेल होती है, कणीय भी होती है और तरंगीय भी होती है। क्लियर है बात दोस्तों। उसके बाद में अपना इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है जो याद भी होगा आपके कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया। दोस्तों क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, मैक्स प्लांक ने। किसने दिया था, मैक्स प्लांक ने, ये बात याद रखना। और मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर ही आइंस्टीन जो वैज्ञानिक थे, आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या 1905 में किसके आधार पर की थी, क्वांटम सिद्धांत के आधार पर ही की थी। इसलिए आइंस्टीन को क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला और अपने पास में ऑप्शन में रखा जाता है कि सापेक्षिकता का सिद्धांत, E बराबर mc² या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये उपरोक्त में से सभी के द्वारा, सभी में। तो याद रखना आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो किसके लिए मिला था, किसके लिए मिला था, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने में किया जाता है। इस प्रभाव का किसमें किया जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने में। और फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने में दोस्तों कौन सी धातु का काम में लिया जाता है, सीजियम। और सीजियम को किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, CS से। ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव या प्रकाश विद्युत सेल बनाने में लिया जाता है, तो क्या बात बताओगे दोस्तों, सीजियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बताया था कि वह, एक बात बताओ आप कि मैं आपसे पूछूं परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, तो आप क्या बताओगे कि नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कोष में गति करते हैं। और गहराई से पूछूं तो आप क्या बताओगे, सर कोष के अंदर उपकोष होते हैं, उपकोष में रहते हैं। और थोड़ी गहराई से पूछूं तो आप क्या बताओगे, सर उपकोष के अंदर कक्षक होते हैं, उन कक्षक में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो कक्षक किसे कहते हैं दोस्तों, कक्षक वह स्थान है, कक्षक वह क्षेत्र है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज्यादा होती है। तो वह क्षेत्र या वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज्यादा होती है उसे तो क्या कहते हैं दोस्तों, कक्षक कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। और जहां वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है, शून्य होती है, 0 होती है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं, नोडीय तल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, नोडीय तल। याद रखना क्या कहते हैं, नोडीय तल। और सर्वाधिक पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में एनटीपीसी डी ग्रुप में डायरेक्ट पूछा जाता है, आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है ना, कैसे याद रखोगे, तो याद रखना कि हाइड्रोजन परमाणु, स्पेसिफिक हाइड्रोजन परमाणु के लिए पूछा जाता है, क्योंकि नील्स बोर ने जो अपना परमाणु मॉडल दिया था वो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए दिया था, उन परमाणुओं के लिए दिया था जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो याद रखना वो भी कौन से कोष के लिए ज्यादातर पूछता है, प्रथम कोष या मूल। ये पूछता है हाइड्रोजन परमाणु के मूल या प्रथम कोष की ऊर्जा कितनी होती है, तो दोस्तों याद रखना -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है दोस्तों, इसके साथ में मैंने आपका एटम वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया है। एटम क्या होता है बहुत डिटेल से मैंने आपको बता दिया है, क्लियर। और ये टॉपिक है, वीडियो है परमाणु के बारे में, ये 10th क्लास वालों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको पढ़ने के बाद अगर आप 10th क्लास की बुक भी पढ़ोगे तो आप कुछ नहीं बचेगा। ठीक है ना, चाहे वो NCERT हो चाहे वो कोई सी भी बोर्ड की हो। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में जो वीडियो लेक्चर आएगा वो अपना आएगा अणु पर, मॉलिक्यूल की अणु क्या होता है। ठीक है ना, राजस्थान पुलिस के अंदर एक टॉपिक है अणु। ठीक है ना, तो उस पर जो लेक्चर आएगा ये भी टॉपिक है। ये सभी वीडियो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास में क्या करो, शेयर करो। धन्यवाद।